हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 2025 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो आज की ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर रहने वाला है, क्योंकि इस पेपर को पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान में 95% यानी कि 95% तक अंक ला सकते हो। 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये बहुत वायरल पेपर है। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं उनको तैयार कर लेना, बस केवल उनको तैयार करके पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप सभी को 11 मार्च को यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। 100% लिख के ले लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी वीडियो को। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब तक बोर्ड एग्जाम होते होंगे आप सभी के, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आप भी नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को जरूर से देखना है। 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8, सेम इसी प्रकार जो है आपका पेपर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अनुक्रमांक यानी कि आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर है और इस एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपना नाम डालना है यहाँ पे। पेपर पे नाम डालने के बाद सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 70 964 JE। और पेपर का कोड रहने वाला है ये। समय मिलेगा आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। निर्देश दिए हुए यहाँ पे। निर्देश को एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे, ताकि पेपर पहली बार दे रहे हैं आप 10th का यूपी बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर निर्देश बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। निर्देश पढ़ने के लिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि 15 मिनट आप सभी के ये है वो पढ़ने के लिए है। केवल और केवल 3 घंटे में तो आपका पेपर करने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के खंड दो खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। ठीक है, इसका खंड एक अ है, दूसरा खंड है ब। खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न निश्चित हैं, उसके OMR उत्तर पत्रक पर उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उसका आंसर देना है। खंड अ में बता देंगे किस प्रकार आपको आंसर देना है। पूरी जानकारी आपको ओरिजिनल इसी वीडियो में मिल जाएगी। OMR उत्तर पत्रक पर देने के बाद उसे काटे तथा व्हाइटनर का इरेजर का प्रयोग न करें कभी भी, क्योंकि आप उसका प्रयोग करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन है उसके बगल में यानी कि बाजू में उसका लिखा हुआ है कि कितने नंबर का रहने वाला है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, जो कि खंड ब होगा उसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। और यहाँ पे खंड ब में सभी प्रश्न उत्तर के एक साथ आपको देने हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गए आपके निर्देश। निर्देश के बाद आती है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका जो पेपर है वो खंड अ ये रहा। इस प्रकार आपका जो पेपर आप सभी को 2025 11 मार्च को सुबह आपको 9 बजे देखने के लिए मिलेगा। आप देख के आ जाना पेपर, और बता देना एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से मिला लेना। पूरा यही पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, जो कि नेपोलियन, ऑटो वन बिस्मार्क, जेत्सेपे मेत्सेनी या जेत्सेपे गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है ऑटो वन बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण के नेतृत्व का श्रेय इनको ही जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। इटली का एकीकरण किसके प्रयासों से हुआ? 20 से 25 मिनट की ये वीडियो है। स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है, फिर आप बता देना इस वीडियो खत्म हो क्या ऐसी वीडियो लगी। और यही आपको बोर्ड एग्जाम में सफल करेगी ये वीडियो सामाजिक विज्ञान में। इटली का एकीकरण किसके प्रयास से हुआ? जेत्सेपे मेज़ेनी, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, कावोर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इटली का एकीकरण का किसके प्रयासों से हुआ? इसका राइट आंसर यानी कि सभी। ज्यूसेppe मेज़ेनी ने भी किया था, गैरिबाल्डी ने भी किया था, और कैवूर ने भी किया था यहाँ पे। अब बात आती है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा झंडा राष्ट्रवाद का प्रतीक बना? देखिए, एक नंबर यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तिरंगा, लाल और सफेद, लाल और काला, नीला सफेद और लाल। तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी का नीला सफेद और लाल, यानी कि डी आंसर आपका रहने वाला है यहाँ से।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1920 या 1919? यहाँ पे पूछा है आप सभी से भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये हुआ था आप सभी को 1942 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब हुआ था? जलियांवाला बाग, ये तो हर एक कैंडिडेट को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को। 1915, 1919, 1920 या 1935? ये तो हर एक को पता होगा कि जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक है। भारत में कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। आप सभी का इसको राइट आंसर लाएंगे, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक ही करना है। इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी, बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे 7वां, जो कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल में के उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई? कपास, चावल और गेहूं, चाय, जूट। हरित क्रांति, 7वां क्वेश्चन, चावल और गेहूं बिल्कुल राइट आंसर इसका। और यहाँ पे बेल्जियम में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? बेल्जियम में, तो बेल्जियम में आपको पता होगा सबसे ज्यादा डच चलती थी या फ्रेंच या जर्मनी या क्या अंग्रेजी? तो इसका राइट आंसर रहने वाला डच। सबसे ज्यादा डच भाषा बोली जाती थी, प्राथमिकता दी गई थी बेल्जियम में डच भाषा को। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आप सभी का 9वां, भारतीय संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? क्या है? तीन स्तरीय सरकार, एकल पार्टी शासन, न्यायपालिका या संघीय पुलिस? महत्वपूर्ण भाग पूछा है आप सभी को यहाँ से, तो आपको पता होगा त्रिस्तरीय सरकार, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आय, व्यय, शिक्षा, खाद्य उत्पादन। गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में पूछा है यहाँ पे किसके आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी का व्यय के आधार पर, यानी कि खर्च के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है कि कितना खर्च किया है इन्होंने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1985, 1986, 1991 या 2000? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एक एक क्वेश्चन आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक कैंडिडेट, हर एक क्वेश्चन है उसको ढंग से लगाना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नहीं तो आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको याद रहे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, 15 मार्च, 12 जून, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो आप सभी को पता होगा ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन कोड कब लागू किया गया? 1800, 1804, 1815 या 1820? नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड जो आपका 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1919 में, तो या 1920 में या 1930 या 1942? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला 1930। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, ये तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर कोयला, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम प्रगनन या सीमेंट या कागज या फिर स्टील? इसका राइट आंसर रहने वाला है एल्युमिनियम प्रगनन। ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी को अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है सभी को। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आता है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ है समाज में स्त्री और पुरुषों की असमानता की भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता,
या बालक एवं बालिका की संख्या में असमानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगेगा इसका राइट आंसर? आप सभी एक बार कमेंट में जरूर लिखें। 97वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, उससे पहले 18 का देखते हैं। भारत संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान हैं? संघ को, राज्य को, या अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा आप सभी को, जो कि रहने वाला है आप सभी का 18वां क्वेश्चन संघ को, ये इसका राइट आंसर। और 97वें का आंसर है समाज में स्त्री एवं पुरुषों की असमानता भूमिका। जिस भी स्टूडेंट का ये आंसर है वो बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का होना, परिवारवाद, धन और अपराध का प्रभाव, या उपरोक्त सभी। राजनीतिक दलों के सामने, ठीक है, तो राजनीतिक दलों के सामने उपरोक्त सभी यहाँ पे रहने वाला है। 19 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का ये 20 MCQ। ये आपको देने हैं OMR क्वेश्चन, OMR आंसर शीट पे गोला फिल करने हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे वैश्वीकरण में जीवन स्तर में सुधार में सहायता किसको पहुंचाई है? विकसित देशों के लोगों के, यानी कि 20 का राइट आंसर। तो आप सभी के जो MCQ हैं वो यहाँ पे MCQ फिनिश हो चुके हैं आप सभी के। अब इनके बात आती है खंड ब। अब खंड ब में आप सभी के क्वेश्चन है हीरा खंड ब। आप सभी का खंड ब ऊपर चेक कर सकते हैं, खंड ब जर्मनी का। और यहाँ पर वो तो एक एक क्वेश्चन का रहा था, ये एक एक क्वेश्चन का हर एक। और यहाँ पे रहने वाला है, आज स्टार्ट हुआ 4 से, यानी कि हर एक क्वेश्चन ये 4 नंबर का, 4 नंबर का। अब बताएंगे किस प्रकार आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या इसे इसको कर लीजिए तो 4 नंबर मिल जाएंगे, या इसे कर लीजिए, यानी कि इस वाले को अथवा वाला है, इसे कर लीजिए, दोनों में से एक करना है, ठीक है। कोई भी कर लीजिए, नंबर 4 ही मिलेंगे। या प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज पर व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इन दोनों में से कोई कर लीजिए। तो इसको पहले वाले को करते हैं। देखिए, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार आपको अपने हिसाब से बना के लिख दीजिए, और यहाँ से समझ लीजिए किस प्रकार लिखना है। तो चेक करेंगे, जर्मनी 19वीं सदी में छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, ठीक है। इसमें लगभग 29 राज्य थे, जिनमें प्रशासन सबसे शक्तिशाली था। इन राज्यों को एकजुट करके एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व प्रसा के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से बना के लिख दिए, सबसे शक्तिशाली प्रसा के जो राजा थे वो रहे थे। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए अगर याद हो तो, नहीं तो इसको लिख दीजिए। नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में जर्मन राज्यों पर अधिकार किया था और पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख दीजिए, जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से ऑटो वन बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति, प्रशा के सैन्य शक्ति और जनता में राष्ट्रवाद की भावना के कारण संभव हुआ। 1871 में यह प्रक्रिया पूरी हुई और जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना बना के लिख दीजिए। इतना कोई एक एक मिस्टेक चेक नहीं करता है, तो मतलब छोड़ के नहीं आना है आपको, छोड़ोगे तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। इस ये बता दिया। ये आता है तो विश्व युद्ध का ये भी चेक कर लिया। विश्व युद्ध का कैसे करेंगे? प्रथम विश्व युद्ध का भारत समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो किस प्रकार करना है आपको पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चला था, ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला। यह प्रभाव समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में देखने को मिला। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होने के कारण भारत ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया, जिससे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इस प्रकार आप अपने हिसाब से बना बना कर भी लिख सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने एज इट इज जो है वही लिख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व युद्ध की डेट लिख देना, 14 से 18 तक हुआ था, यही सबको याद होगा। कौन जीता था, कौन आ रहा था, वो भी लिख दीजिए यार, याद है तो। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में बढ़ती हुई थी। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो भारतीय सैनिक यानी कि आर्मी वालों की बहुत जरूरत थी, तो उन्हें बड़ी संख्या में भर्ती कराना पड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को गहरे तरीके से प्रभावित किया।
सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और विशिष्ट ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों ने स्वतंत्र आंदोलन को गति दी। यह युद्ध भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध वाले को। ठीक है, दोनों आपको हमने बता दिए, ये वाला भी और वो दोनों वाला भी। दोनों में से जो आता है 4 नंबर आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। अथवा करके लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो चेक करते हैं इनको भी। बताइए कि भारत में किस तरह अभी जातिगत असमानता पाई जाती है। ठीक है, और इन्हें बताएंगे, इन दोनों में से एक को बताएंगे, लास्ट वाले को बता देंगे। इनको बताएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, इसको बताएंगे सबसे लास्ट में। इससे पहले इनको देख लीजिए। जल दुर्लभता क्या है, इसका मुख्य कारण बताइए। ठीक है, अथवा करके ये आता है तो ये लिख दीजिए, जल दुर्लभता वाला। जल दुर्लभता वाला आता है तो उसे लिख दीजिए। और यहाँ पे नहीं तो आप इनको भी लिख सकते हैं अथवा वाले में, जो कि देख सकते हैं आप अथवा में है यहाँ पे। अथवा में क्या है, निम्नलिखित में से कम 30 शब्दों में बताइए। इन दोनों को बता दीजिए। या ये आता है जल दुर्लभता वाला, वो कर दीजिए। और जल दुर्लभता वाला नहीं आता है तो इन दोनों में से कर दीजिए। इन दोनों को लौह और इसकी खनिज बताइए, 30-30 शब्दों में लिख दीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, तो यहाँ से ये दोनों हो जाएंगे आप सभी के। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता शुरुआत आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, उनके विकास के बारे में पता लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कर लीजिए, अथवा में इसे कर लीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण को बता देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब दुनिया भर के देशों, समाजों और लोगों के बीच बढ़ती हुई आपसी निर्भरता और संबंध। इसका मतलब है कि आप लोग वस्तुएं, सेवाएं, विचार और तकनीकी जानकारी जो दुनिया के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आपको पता होगा कि अब मोबाइल करना है आप सभी को, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हो, दूसरा दिल्ली में बैठा है कोई, किसी भी दूसरे स्टेट में, तो आप तो 1 सेकंड में लगेगी आपको फोन लगाने में। तो बहुत आसान हो गया है वैश्वीकरण से। यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक संबंधों का विस्तार होता है। इस प्रकार लिख दीजिए, यानी कि बहुत विस्तार हुआ है वैश्वीकरण जब से हुआ है उस तब से। वैश्वीकरण के कारण दुनिया एक तरह से दूसरी सॉरी देखिए वैश्वीकरण के कारण दुनिया एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। अब एक देश का उत्पाद या सेवा दूसरे देश में बेचना बहुत सरल हो गया है। इसके अलावा तकनीकी सेवाएं, इंटरनेट की वजह से सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान भी तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो आप मन से बना कर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इन सारी चीजों को। यानी कि टेलीविजन का आविष्कार हुआ, इससे क्या न्यूज यानी कि समाचार मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, फोन करने में सुविधा हो जाती है। पहले चिट्ठी भेजी जाती थी। इस तरह वैश्वीकरण से पहले एक जगह से दूसरी जाना बहुत कठिन होता था। अब बाइक चल गई हैं, बैठ कर भी जा सकते हैं, कार चल गई हैं, हेलीकॉप्टर उड़कर भी जा सकते हैं। तो वैश्वीकरण से बहुत संसाधनों को इजी हो गया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है, 5वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। इसको करोगे तो आप 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर इसे कर देते हो तो 6 नंबर, अथवा करते हो तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का व्याख्या है। 3 प्रकार की गतिविधियों की भारतीय और भारतीयों से संबंध एक दूसरे का एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। इसे भी कर लीजिए तो आपकी 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे भी 6 नंबर, अथवा इसे कर लीजिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार है, वेद सरकार का गठन करता है। यहाँ पे भी आप सभी के 6 नंबर, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, या ये कर लीजिए या ये, और 6वें क्वेश्चन में यही या ये। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी के 12 नंबर क्लियर हो जाते हैं इन दोनों पेजों से। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, आपके लिए एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ देते हैं ताकि आप उसे कर दीजिए।
और आपको कम से कम 10 से 20 कमेंट करनी है हर एक स्टूडेंट्स को। 10 से 20 रहने दीजिए, ज़्यादा हो जाएंगी। 5 से 6 कमेंट करनी है आपको, 5 से 6 कमेंट करनी है। और कमेंट करनी क्या है, कौन से विषय का अब आप चाहते हो, क्या मैथ का चाहते हो या साइंस का या हिंदी या इंग्लिश। आपको 5 से 6 कमेंट करनी है और सबसे ज़्यादा कमेंट जिस भी की भी सब्जेक्ट की होंगी उसकी वीडियो आ जाएगी। एक मैराथन मैराथन आएगी, बिल्कुल एज इट इज आपके पेपर में वही देखने को मिलेगी जो कि आपको बताई जाएगी। 5 से 6 कमेंट करनी है जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हो। ठीक है, सब्जेक्ट भी लिखना है और कमेंट करनी है सब्जेक्ट की। तो यहाँ से हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभ तथा हानि लिखिए। अथवा करके 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा आर्थिकता क्यों कहा जाता है। इसे कर दिए, इन दोनों में से अगर कोई भी करते हो, या ये कर दीजिए ये वाला ऊपर वाला, या ये कर दिए अथवा वाला, तो आपको 6 नंबर यहाँ से ये वाले 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हम बता देते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो चेक करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि। लाभ लिख लेते हैं, 2 से 3 लाभ लिख दीजिए अगर आपके पास आते हो तो। बना बना कर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेम टू सेम जो है वही लिखा जाए, बना बना कर भी लिख सकते हैं। सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा लिख दीजिए। सिंचाई की सुविधा बहुत आसान हो गई है। कैसे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, इससे किसानों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी मिल जाता है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। एक तो सिंचाई हो गई, बहुत आसान है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से बहुत बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए पानी में बहुत सा पानी उपलब्ध किया जाता है, जिससे किसानों जो पहले सूखा होता था जमीनों में, अब वो हरा भरा रहता है पानी मिल जाने से। ठीक है, सिंचाई की सुविधा इस प्रकार हो गई। बहु बिजली उत्पादन यानी कि विद्युत उत्पादन, इसमें क्या लिखना है, इन परियोजना से पन बिजली पैदा होती है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली तक की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गए आप सभी के लाभ। अब लाभ सॉरी देखिए, यहाँ पे लाभ हो चुकी है आप सभी के। और लाभ के बाद बात आती है हानि। हानि भी चेक करेंगे एक बार कि हानि क्या क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि क्या है। पर्यावरणीय नुकसान कैसे, चेक करेंगे। बड़े बांधों और जलाशयों के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे वनस्पति और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां भी प्रभावित होती हैं। आपको इस प्रकार लिख दोगे तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। जब भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपके पेपर में आएगी तो आपको यही याद हो जाएगा कि जो वहाँ पे आया था एक बांध, बांध के बारे में लिखना है। उससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती थी और पर्यावरण का नुकसान होता है, ये हानि आपको याद हो जाएंगी। और स्थानीय लोगों का विस्थापन, विस्थापन कैसे, इन परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों को उनके आवास यानी कि घर से विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि घरों से अलग होना पड़ता है, क्योंकि इनके कारण जो लोगों की आजीविका और सामाजिक संरचना पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि अगर क्यों पड़ता है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो किसी अपने घर में, मान लीजिए आपके घर से पुल होके जाए, तो आपको वो घर तो खाली पड़ना पड़ेगा, उसके बदले में आपको मुआवजा मिल जाता है। तो मुआवजा लेकर आप कहीं और ठहर सकते हो। इस प्रकार उनकी आपत्ति भी आ जाती है उनके पास आजीविका की। ठीक है, तो वो वहाँ रहते थे, वहां से उन्हें अलग रहना पड़ता है। ये बात हो गई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की। ठीक है, ये आपके पेपर में जरूर आएगी, उसे याद जरूर कर लेना। और नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। अथवा करके 6 क्वेश्चन, 6 नंबर। और भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके पास ये आता है ऋण वाला, वो कर दीजिए, नहीं तो ये वाला भी आप कर सकती हो, तो कोई इसमें दोहराए नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं, इसका वर्णन किस प्रकार करते हैं यहाँ पे चेक करेंगे। विकसित देशों से व्यापार, भारत का अधिकांश व्यापारी देश व्यापार विकसित देशों के साथ होता है, जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन। भारत मुख्य रूप से इन देशों से ही तकनीकी सामान, मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य वस्तुएं आयात करता है। आयात यानी कि होता है अब वहां से खरीदता है। जबकि भारत अपने प्रमुख निर्यात के रूप में कृषि उत्पाद, सॉफ्टवेयर सेवाएं, वस्त्र, रत्न और आभूषण भेजता है वहां पर। यानी कि जो चीजें हैं, क्या क्या चीज मंगाता है वो भी चेक कर लीजिए। मशीन मंगाता है, मशीनरी, तकनीकी सामान मंगाता है, पेट्रोलियम मंगाता है और बहुत सारी चीजें हैं
वो वहां से आयात यानी कि मंगाता है। और भारत से क्या भेजता है इंडिया, वो भेजता है कृषि उत्पाद यानी कि कृषि के जो उत्पाद है वो भेजता है, सॉफ्टवेयर भेज देता है, वस्त्र, रत्न और आभूषण, ये सारी चीजें भेजता रहता है। इस प्रकार आयात और निर्यात चलता रहता है भारत के साथ। आयात और निर्यात का संतुलन कैसे प्रकार संतुलन यानी कि बिगड़ कैसे जाते हैं वो भी चेक करेंगे। इस प्रकार बिगड़ते हैं, भारत का विदेशी व्यापार संतुलन या नहीं है, विदेशी व्यापार संतुलन नहीं यानी कि आयात और निर्यात में संतुलन है। भारत अधिकतर कच्चे माल और उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात करता है यानी कि खरीदता है, जबकि निर्यात प्रमुख रूप से कृषि, वस्त्र, सॉफ्टवेयर और रत्न गहने शामिल हैं। ठीक है। प्रमाण स्वरूप भारत में कभी कभी व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डिफिसिट होता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। यानी कि भारत में कभी कभी कम पड़ जाता है, तो उस प्रकार की चीज कम पड़ जाती है तो असंतुलन हो जाता है व्यापार में। ठीक है। तो यहाँ से हमने बता दी थी भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं। ठीक है, यहाँ से आप इसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बताती है, ये भी चीज क्लियर होगी। नौवा नौवा क्या है, आप सभी को मानचित्र संबंधी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न में क्या करना पड़ता है, चेक करेंगे। निम्नलिखित स्थानों, देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में डॉट यानी कि डॉट बिंदु के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व अंकन हेतु 1.5+1.5 यानी कि 1/2, 1/2 या 1/2 अंक निर्धारित है। यानी कि 1/2 आप लिख करोगे तो इसका आंसर देने पर, इसका आंसर है पहले का आंसर दोगे तो 1/2 मिल जाएगा, और इसको ये सही मैप में बता दोगे तो वहां से 1/2 यानी कि 1 नंबर इस प्रकार मिलेगा आप सभी को। ठीक है। यहाँ पे वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था वो लिखना है आपको। वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था कहाँ हुआ था वो लिखना है। वह स्थान जहाँ श्री राम की जन्मभूमि वो लिखना है अयोध्या। ठीक है, वो मैप में बता देना आपसे वो कहाँ पे है। वह स्थान जो जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था वो बताना कहाँ पर है मैप में। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था वो बताना, मुंबई में हुआ था, वो सब चीजें आपको बता देनी। ठीक है। इस प्रकार जो है आप सभी का मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है, प्रश्न, वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। आपका जो पेपर है ऑलरेडी हमने आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बता दिया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले 100% यही पेपर आएगा आप सभी को। ठीक है, और लिख के लेना, आप सभी को यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। और जो मैंने काम सौंपा है उस काम को जरूर बताना कि आपको MCQ, सॉरी देखिए यहाँ पे काम जो बताया है वो काम आपको जरूर करना है। ठीक है, काम क्या बताया है वो एक बार सुन लें दोबारा। काम मैंने ये बताया था आपको, 5 से 6 कमेंट करनी है आप सभी को, जिस भी सब्जेक्ट का आप मैराथन चाहते हो। 5 से 6 सब, हिंदी का या इंग्लिश का या SST का तो बता दिया हमने, और चाहते हो तो एक बार और बता देंगे, वो कमेंट लिख देना है आप सभी को, या मैथ का या आर्ट का जो भी है आप सभी को वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं आगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।